Hello student, now I teach you the third lesson of history, the revolt of 1857. A powerful and popular revolt broke out in northern and central India in 1857. 1857 को मध्य भारत और उत्तर भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली एक विद्रोह शुरू हुआ था. It began with a mutiny of Shipais who were the Indian soldier of the company's army. ये विद्रोह ब्रिटिश कंपनी के अंडर में जो भारतीय सेना थे वही सेना लोग ये विद्रोह शुरू किए थे. बट सून इट बिकम वाइड स्प्रेड एंड इन्वॉल्व द मासेस. लेकिन बहुत ही जल्दी ये विद्रोह बहुत व्यापक मात्रा में फैल गया था और इसमें सारे जनता और समाज के हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हो गए थे. Thus, the revolt was the result of the accumulated grievance of the people against the policies of the British and their hearted of the foreign rule. और ये जो विद्रोह था इसमें जो जनता थे उन लोगों के ब्रिटिश पॉलिसी के ऊपर, ब्रिटिश के जो नीति था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा घृणा भी था और ब्रिटिश शासन के ऊपर भी उन लोगों का घृणा था और बहुत सारे शिकायत भी उन लोगों का था. उसी का एक सम्मिलित रूप इस विद्रोह में दिखाई दिया था. The revolt of the 1857 is termed as the first war of the independence because different sections of Indian society joined together to oppose the British. 1857 के ये जो विद्रोह है इसको हम लोग स्वतंत्रता का पहला लड़ाई भी कह सकते हैं क्योंकि भारतीय समाज के बहुत अलग अलग सेक्शन के जो लोग थे एक साथ इस विद्रोह में शामिल हुए थे और ब्रिटिश शासन का विरोधिता किए थे. जो ब्रिटिश शासन बॉक्सर के लड़ाई के बाद इंडिया में धीरे धीरे वो लोग ब्रिटिश शासन अपने कब्जा जमा लिए थे और पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिए थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लोग भारतीय के ऊपर निर्यातन किए थे, उन लोगों को शोषण किए थे और उसी का एक छोटा सा रूप इस विद्रोह में हम लोग देख सकते हैं. तो ये विद्रोह इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा इसका महत्व है क्योंकि इसको इसी समय से भारतीय लोगों को सबसे पहले लगा कि ब्रिटिश रूल उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है. One simmering discontent against the British led a great revolt in 1857. This revolt shook the British rule in India to its foundation. और ये विद्रोह सबसे पहले भारतीय लोगों का एक असंतोष का बहिःप्रकाश है जिसके माध्यम से ब्रिटिश लोगों का जो भारत के ऊपर शासन है उसमें थोड़ा सा कम ही है लेकिन थोड़ा सा चोट पहुंचा था. अब इस विद्रोह का बहुत सारा कारण है. सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेस है. पॉलिटिकल कॉजेस में ब्रिटिश का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो लोग जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम चालू किए थे उसके द्वारा बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड थे, ज़मीन के मालिक थे, ज़मींदार थे, वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षतिग्रस्त हुए थे, सफ़र हुआ था. बहुत ज़्यादा मात्रा में उन लोगों का नुकसान हुआ था. उन लोगों के जो क्षमता था, उन लोगों का जो महत्व था वो सब उन लोगों के लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण, ज़मीन से मिलने वाले जो टैक्स होता है ना उसको लैंड रेवेन्यू कहते हैं, उसके कारण उन लोगों के पावर में, उन लोगों के रुतबे में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था और इसीलिए इस वर्ग के जो लोग हैं, ज़मींदार वर्ग के जो लोग हैं, ज़मीन के जो मालिक थे वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रिटिश शासन से खफा हो गए थे. और 1857 के पहले भी वो लोग छोटे छोटे विद्रोह अपने अपने स्तरों में शुरू भी किए थे. जैसे इसमें तिरुनेलवेली, उसके बाद अलीगढ़, त्रावणकोर, इन सब जगहों के विद्रोह के बारे में कहा जा रहा है. ये छोड़कर भी द ब्रिटिश एनेक्स टेरिटोरीज ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सिडरी अलायंस एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड बाय डिसकंटिन्यूइंग द टाइटल्स एंड द पेंशन ऑफ द रूलर. ये छोड़कर के भी ब्रिटिश के द्वारा जो नए नए नीति अपनाया गया था भारत को अपने कब्जे में करने के लिए, जैसे सब्सिडरी अलायंस है, हाँ, जिसके द्वारा ब्रिटिश ये बताए थे कि अगर कोई भी भारतीय राजा अगर ब्रिटिश शासन को मान लेंगे और उनके शरण में आ जाएंगे तो उनका रक्षा ब्रिटिश शासक करेंगे. हाँ, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा वो लोग क्या किए थे, जिस राजा के पास अपना कोई लड़का नहीं था, अपने पुत्र नहीं था, खुद का पुत्र नहीं था, उसका राज्य ब्रिटिश उस राज्य को अपने कब्जे में कर ले रहे थे. बहुत सारे भारतीय राजा ऐसे थे जिनके पेंशन उन लोगों को मिलता था, हाँ, उन लोगों के जो रुतबा था उसको कम कर दिए थे. ये सारे कारण भी जिम्मेदार था ताकि जो भारतीय रूलर थे, जो लोग पहले ब्रिटिश शासन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, उन लोगों के वफादार थे, उस वफादारी से वो लोग
हटने के लिए, और वो लोग भी धीरे धीरे ब्रिटिश शासन से खफा हो गए थे और इस विद्रोह में शामिल हो गए थे। उसमें हम लोग रानी झांसी के रानी लक्ष्मीबाई को देख सकते हैं, नाना साहेब को देख सकते हैं, पेशवा बाजीराव को देख सकते हैं। उसके बाद नवाब वाजिद अली शाह, जिसको अपने मिस गवर्नमेंट के हवाला देकर उनके सिंहासन को छीन लिया गया। मुगल एम्पायर बहादुर शाह द्वितीय को अपने सिंहासन छोड़ना पड़ा, उनको रेड फोर्ट भी छोड़ना पड़ा। तो ये सारे कारण था जिसके कारण वो लोग, ये जो राजवर्ग थे, राजाओं के जो वर्ग थे, वो लोग बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे ब्रिटिश शासन के ऊपर, और वो लोग इसलिए इस विद्रोह में शामिल हो गए थे। पहले जो अवध राज्य था, जो ब्रिटिश शासक क्या किए थे, उसको अपने सब्सिडरी अलायंस के तहत वो लोग अपने बफर स्टेट बना लिए थे अवध राज्य को। बाद में उस राज्य के ऊपर वो लोग इतना ज़्यादा, वो लोग इसको मतलब सफ़र हो रहे थे अवध राज्य के लोग, क्योंकि एक तो उन लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन जो शासन व्यवस्था था, उस शासन व्यवस्था पूरा एकदम पूरे मात्रा में विध्वंस हो गया था। लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। जो वहाँ के जो मंत्री लोग थे, वो लोग अपने कामकाज खो चुके थे। फिर जो इकोनॉमिकली अवध राज्य बहुत ज़्यादा समृद्ध था, उसका धन संपत्ति है वो ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, उसको अपने कब्जे में कर ले रहे थे और उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दे रहे थे। जो भी राजा के पास जो भी आर्मी थे, उस आर्मी के जो सोल्जर थे, वो लोग भी अपने जॉब खो रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश लोग अपने ही सेना को वहाँ पे मौजूद कर दे रहे थे। जो क्राफ्ट्समैन थे, जो एंटरटेनर्स थे, वो लोग भी अपने जो जीविका था उससे हाथ धो बैठे थे। ये सारे कारण से अवध राज्य के लोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खफा हो गए थे ब्रिटिश शासन के ऊपर। बहुत सारे जो प्रेजेंट फैमिली से, किसान फैमिली से बहुत सारे सिपाही राजा के सेना में शामिल हुए थे, वो लोग अपना जॉब खो चुके थे, और इसी के लिए वो लोग भी खफा हो गए थे। और उन लोगों के जो परिवार थे, उन लोगों को इतना ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ता था, बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, और उसमें कोई सुधार की कोई गुंजाइश नहीं था। उसके कारण भी उन लोगों के जीवन बद से बदतर हो गया था। तो राजा के साथ साथ उस राज्य में रहने वाले, अवध राज्य में रहने वाले सारे वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, ब्रिटिश शासन से खफा हो गए थे, और ये सभी लोग मिलके महाविद्रोह की तरफ अग्रसित हुए थे। ये इसके बाद पॉलिटिकल कॉजेस छोड़कर जो सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। सामाजिक कारण में देखो क्या दिया है। ए मेजर कॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट वाज द फियर अमंग द पीपल दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज डिटरमाइंड टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजियन एंड कन्वर्ट इंडियन टू क्रिश्चियनिटी। भारतीय लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में डर गए थे, क्योंकि उन लोगों को ये डर था कि भारतीय लोगों के जो धर्म है उसको ब्रिटिश लोग नष्ट करने के लिए उतावला है। वो लोग भारतीयों को क्रिश्चियन धर्म में धर्मांतरित करने में ज़्यादा इच्छुक हो गए थे, और इससे भारतीय लोगों को लग रहा था कि भारतीयों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। जो क्रिश्चियन मिशनरीज लोग आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो लोग धीरे धीरे इस काम में जुटे हुए थे। तो ये समाज में जो धार्मिक एक डर था, ये डर बहुत ज़्यादा मात्रा में भारतीयों के अंदर बैठ गया था कि उन लोगों के धर्म को ब्रिटिश लोग नष्ट करेंगे, और इसके कारण भी ब्रिटिश शासन से भारतीय लोग बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, खफा हो गए थे। अच्छा, the Christian missionaries helped by the authority of the state converted the people through temptation of money, job and state। जो क्रिश्चियन मिशनरीज लोग आए थे, वो लोग क्या कर रहे थे, पैसे के लालच देके, नौकरी के लालच देके भारतीय लोगों को उत्साहित कर रहे थे धर्म परिवर्तन करने में। दे समटाइम रिडिकुल द कंडेम द हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस। वो लोग जो हिंदू धर्म के बहुत सारे नीति थे उसको बहुत ज़्यादा उपहास करते थे कि ये सब धर्म अच्छा नहीं है, जो नियम नीति है वो अच्छा नहीं है। इससे भी भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा था। इन 1850 द गवर्नमेंट इनैक्टेड ए लॉ दैट ए कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी वुड इनहेरिट हिज एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी। 1857 में एक एक्ट निकला था जिसके द्वारा ये घोषणा किया गया था कि जो लोग क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे, उनको अपने जो पूर्वजों के जो संपत्ति है वो वापस मिल जाएगा।
दे पीपल टूक एज द ऑफिशियल इनकरेजमेंट एंड द कन्वर्सन, और लोग इसको मान रहे थे कि ब्रिटिश द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसीलिए क्रिश्चियन मिशनरी लोग ये काम कर रहे थे। तो इसीलिए ब्रिटिश शासन के ऊपर वो लोग, खास करके भारतीय लोग, बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे। Various social and religious reform refused some religious group against the government. Sati was banned and remarriage of Hindu widow was allowed. जो सती प्रथा है वो ब्रिटिश द्वारा बंद कर दिया गया था और हिंदू रीमैरिज, पुनर्विवाह चालू कर दिया गया था। जो सती प्रथा था उसको बंद कर दिया गया था ब्रिटिश शासन द्वारा, और हिंदू रीमैरिज, पुनर्विवाह, हिंदुओं का पुनर्विवाह चालू किया गया था। तो इन सब कारण से हिंदू लोग सोच रहे थे कि उनके धर्म के ऊपर ब्रिटिश लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में चोट पहुंचा रहे हैं, उन लोगों को अपने धर्म से भ्रष्ट करने की उन लोगों के चाल है। और इन सब कारण से धार्मिक जो मेंटालिटी है हिंदू लोगों का, उसके ऊपर चोट पहुंचा था, और इसी के कारण ब्रिटिश लोग शासन से भारतीय लोग खफा हो गए थे। ये छोड़कर भी they got no justice at every step. They were made to feel inferior. Educated Indians were deprived of promotion and appointments of high posts. They were to be contented with small job. The British always remained foreigners. They had a feeling of racial superiority and treated Indians with contempt. Indians felt humiliated in their own country. The spread of Western ideas and Western education was not liked by common people. जो पश्चिमी शिक्षा जो इंडिया में चालू हुआ था, उस पश्चिमी शिक्षा को भारतीय साधारण लोग अच्छी दृष्टि से नहीं लिए थे। वो लोग सोच रहे थे कि भारतीयों को पूरी तरह से बदलने की कोशिश है ब्रिटिशों का, और हमेशा चाहे कोई भी इंडियन लोग, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, उन लोगों को अपने जॉब में सही तरह से हायर पोस्ट में उन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता था, उन लोगों को कोई हायर पोस्ट नहीं मिलता था, उन लोगों को सही तरह से सैलरी भी नहीं दिया जाता था। ऊपर से ब्रिटिश लोग हमेशा उन लोगों को दबा के रखने की कोशिश करते थे, उन लोगों को हमेशा अपमानित करते थे, और मतलब योग्यता होते हुए भी भारतीय लोगों को हमेशा पीछे ही रहना पड़ता था। तो ये सब सामाजिक कारण भी था जिसके कारण ब्रिटिश लोग शासन से भारतीय लोग खफा थे, और ब्रिटिश लोग हमेशा एक फॉरेनर की तरह, विदेशी के रूप में भारतीय के पास ब्रिटिश अपने आप को एक सुशिक्षित और बहुत ही बहुत ही प्रोग्रेसिव मानते थे, और वो लोग सोचते थे कि इंडियन लोग एकदम क्या है, मूर्ख है, उन लोगों के पास कोई भी शिक्षा नहीं है, और ना तो उन लोगों के पास कोई कल्चर नहीं है, हर तरह से ब्रिटिश लोग श्रेष्ठ है। और ये जो रशियन सुपीरियरिटी है, ये इंडियंस लोगों को अच्छा नहीं लगता था। तो ये सारे कारण मिल के ब्रिटिश लोगों के शासन से बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ईस्ट इंडिया के कंपनी के इस देश से हटाने के लिए ये सारे वर्ग के लोग धीरे धीरे अपने जो आक्रोश थे, अपने जो गुस्सा थे, उसको इकट्ठा कर रहे थे, और 1857 के इस विद्रोह में वो सारे आक्रोश सामने दिखाई दिया था। अब इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या था, अर्थनैतिक जो इस कारण था इस विद्रोह का, उसके बारे में जानते हैं। द मोस्ट कॉजेज ऑफ द पॉपुलर डिसकॉन्टेंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री बाय द ब्रिटिश, द प्रेजेंट आर्टिसन क्राफ्ट्समैन सफर्ड इकोनॉमिकली अंडर द ब्रिटिश। जितने भी वर्ग थे, चाहे वो किसान वर्ग थे, चाहे वो शिल्प कारीगर थे, हाँ, सारे वर्ग के लोग अर्थनैतिक रूप से ब्रिटिश शासन में बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लोग क्या हो रहे थे, निष्पेषित हो रहे थे, शोषित हो रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश हम लोगों के देश के अर्थनीति को पूरी तरह से नष्ट कर दिए थे। जो देश पहले बहुत ज़्यादा हर तरह से शिल्प कारीगरी में, खेती में, हर तरह से वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हम लोगों के देश बहुत समृद्ध थे, ब्रिटिश हम लोगों के देश से सारे संपत्ति अपने देश में क्या कर रहे थे, लेकर जा रहे थे। और हम लोगों के देश के ये जो किसान वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, फिर शिल्प कारीगर है, उन लोगों के ऊपर ब्रिटिश का कोई भी नज़र नहीं था, इन लोगों को किसी भी सुविधा देने का कोई इच्छा उन लोगों का नहीं था, और ये लोग अपने जीविका से धीरे धीरे हाथ धो रहे थे, और इसी के कारण ब्रिटिश लोगों के शासन से बहुत ज़्यादा नाखुश थे। द प्रेजेंट बर्डन बाय हेवी लैंड रेवेन्यू, जो किसान थे उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स भरने की मजबूरी हो गया था, बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन के ऊपर टैक्स लागू कर दिया गया था। ऐसे जो जंगल में पहले किसी भी तरह का राजा लोग टैक्स नहीं लेते थे, उस जंगल के ऊपर भी क्या किए थे ब्रिटिश लोग, टैक्स लागू कर, जंगल में रहने वाले लोग भी
जो स्वतंत्र रूप से रहते थे उन लोगों के लिए जीना बहुत दुष्कर हो गया था और इसलिए वो लोग भी खफा हो गए थे। Lost their lands and landlords and moneylenders. Similarly, many zamindar were harassed by demands of the high land revenue and often lost their zamindari rights. इतना ज़्यादा हाई लैंड रेवेन्यू ब्रिटिश सरकार लागू कर दिए थे जिसके कारण किसान लोग ज़मींदार का टैक्स नहीं दे पा रहे थे और उससे वो लोग अपने क्या हो रहे थे, ज़मीन से उन लोगों को हाथ धोना पड़ रहा था। और ये सिर्फ किसान के लिए ही नहीं, ज़मींदार लोग भी बहुत ज़्यादा हैरास हो रहे थे, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा हाई रेवेन्यू हो गया था। लैंड रेवेन्यू, ज़मीन से मिलने वाला जो टैक्स है उसको लैंड रेवेन्यू कहते हैं, वो इतना ज़्यादा उच्च हार का हो गया था कि ज़मींदार उसको सही समय पे अगर नहीं दे पा रहे थे तो उन लोगों के ज़मींदारी से भी उन लोगों को हाथ धोना पड़ रहा था। इसलिए ज़मींदार लोग भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, खफा हो गए थे ब्रिटिश शासन से। तो दिस इज़ नॉट ओनली ए सिवियर इकोनॉमिक लॉस ऑफ देम बट ऑल्सो ए लॉस ऑफ देयर स्टेटस। ये जो ज़मींदार अपने ज़मींदारी से हाथ धो रहे थे, ये सिर्फ उन लोगों के लिए एक इकोनॉमिक लॉस ही नहीं था, अर्थनैतिक नुकसान ही नहीं था, बल्कि उन लोगों के जो इज्जत था उसमें भी हानि था। तो इसके कारण भी ज़मींदार लोग क्या हो रहे थे, ब्रिटिश शासन, जो लोग पहले ब्रिटिश शासक के बहुत ज़्यादा वफादार थे वो लोग ब्रिटिश शासन से खफा हो गए थे। द मिडिल एंड द अपर क्लासेस ऑफ इंडिया particularly in the north are badly affected due to loss of the employment। जो उत्तर भारत के जो मिडिल क्लास के लोग थे और मतलब मध्यम वर्ग के और उच्च मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, वो लोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने जीविका से हाथ धो बैठे थे। मोस्ट ऑफ देम यूज टू वर्क अंडर इंडियन रूलर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। वो लोग जो भारतीय जो राजाओं के जो शासन है उस शासन में वो लोग बहुत तरह के जॉब करते थे, बहुत सारा उन लोगों को नौकरी मिलता था। कोर्ट एंड आर्मी, उन लोगों के दरबार में उन लोगों को नौकरी मिलता था, उन लोगों के सेना बाहिनी में नौकरी मिलता था। व्हेन दिस स्टेट वेर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश दिस पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड। जब ब्रिटिश शासक इन सब देशीय राज्यों को अपने कब्जे में कर ले रहे थे, अपने सब्सिडरी अलायंस के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा, मिस गवर्नमेंट के लिए, तो ये सारे जो देशीय जो अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं वो लोग अपने नौकरी से हाथ धो बैठे थे और वो लोग बेरोजगार हो गए थे। तो ये लोग भी अर्थनैतिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना उन लोगों को करना पड़ा, इसलिए वो लोग भी खफा थे। Moreover, the Indian rulers were patrons on the arts of the literature and supported artists and religious preachers. These people were too suffered when the British took over the Indian state. Thus, different sections of the society were economically affected under the British rule and become arch enemies of the British। और जो भारतीय शासक के दरबार में जो पहले साहित्यकार थे, आर्टिस्ट थे, उन लोग भी अपने नौकरी से हाथ धो बैठे थे। तो ये सब लोग भी ब्रिटिश शासन से खफा हो गए थे और ब्रिटिश शासक के दुश्मन बन गए थे। तो ये सारे अर्थनैतिक कारण है जिसके कारण ये लोग भी ब्रिटिश शासक में हिस्सा लिए थे, ब्रिटिश शासन में नहीं, विद्रोह में हिस्सा लिए थे। मिलिट्री कॉजेज, द सोल्जर्स सफर्ड along with the civilian. They had no professional future. The rank of the subedar with the pay of ₹60 per month was the highest rank to which मिलिट्री जो कॉज था उसमें ये था, जो भारतीय सेना ब्रिटिश सेना बाहिनी में नौकरी के लिए गए थे उन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं था एक सेना के हिसाब से, क्योंकि ब्रिटिश लोग हमेशा अपने ही जो समाज के लोग हैं उसी को बड़े बड़े पद देते थे। बस भारतीय लोग सूबेदार के ऊपर वो लोग नहीं उठ पाते थे और उन लोगों का मंथली जो इनकम था बस 60 रुपया था। मतलब हर तरह से भारतीय लोगों को दबा के रखते थे ब्रिटिश लोग, और ये चीज़ सोल्जर लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता था। हमेशा उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, उन लोगों को सही ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता था। जो ऑफिसर्स थे वो लोग सही से बात भी नहीं करते थे, कोई दोस्ताना रिलेशन भी नहीं रखते थे। और जो फॉरेन सर्विस में जो रहते थे, जो ब्रिटिश लोग, जो फॉरेनर मतलब ब्रिटिश सेना थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्या दिया जाता था, अलाउंस दिया जाता था, उन लोगों को बहुत सारे पैसा दिया जाता था एक्स्ट्रा। लेकिन भारतीय लोगों का ऐसा कोई भी चीज़ उन लोगों को नहीं दिया जाता था। उन लोगों को ना हायर पोस्ट में कभी उन लोगों का ओहदा बढ़ता था, ना उन लोगों का इंक्रीमेंट होता था, कुछ भी नहीं होता था। ये सब चीज़ भारतीय सेनाओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में खलता था।
और ये इस चीज़ से भारतीय लोग बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे। और साथ में जब 1856 में एक एक्ट निकला था जिसमें ये हुआ था कि सभी सेनाओं को समुद्र के मतलब उस पर जाके मतलब बाहर अपने देश छोड़ के दूसरे देश में भी जाना पड़ेगा लड़ाई करने के लिए। ये चीज़ भारतीय लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था, क्योंकि भारतीय लोग सोचते थे कि काला पानी, उसको समुद्र, वो लोग समुद्र को काला पानी कहते थे कि इस पानी को वो लोग लंघ के नहीं जा सकते हैं तो उन लोगों का धर्म भ्रष्ट होगा। लेकिन ये चीज़ जब ब्रिटिश लोग चालू किए तब ब्रिटिश शासन से बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे। और जो इमीडिएट जो कॉज था, और ये सब के कारण बहुत सारे विद्रोह हम लोग देखते हैं। हाँ, 1816 में विद्रोह हुआ था, कोल अपराइजिंग हुआ था 1831 में, 1855 में भी हम लोग बहुत सारा सांताल विद्रोह देखे थे, जो लोग ब्रिटिश शासन से नाखुश होकर ये सब विद्रोह हुआ था। और इमीडिएट जो महाविद्रोह के जो मेन कारण था, जिसके कारण ये विद्रोह तुरंत, जिस कारण से मतलब इमीडिएट जो कारण था वो था एनफील्ड राइफल। 1856 में एक राइफल इंट्रोड्यूस किए थे कंपनी, जिसका जो कार्टेज था, उस कार्टेज को राइफल में भरने के पहले उसके जो कैप लगा था, जो गोली था, उसको दांत से काट के उसको बंदूक में भरना पड़ता था। तो ये अफवाह फैल गया था कि वो जो कार्टेज था, उस कार्टेज में सूअर और गाय के चर्बी लगा हुआ है। और ये दोनों, गाय और सूअर, हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म को भ्रष्ट करता है, क्योंकि मुस्लिम लोग सूअर को, वो लोग क्या मानते हैं कि अपने धर्म को भ्रष्ट होते हैं, मतलब सूअर से अपने धर्म का भ्रष्ट होता है, और हिंदू लोग गाय को अपना माता मानते थे। तो वो लोग भी ये मानते थे कि इस चीज़ को करने से उन लोगों का भी धर्म भ्रष्ट होगा। तो ये जो चीज़ हुआ था, इस चीज़ से सेना बाहिनी के जो लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे। और वो लोग सबसे पहले क्या किए थे, इस राइफल को और इस कार्टेज को इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे। वो लोग रिफ्यूज़ कर दिए थे, मना कर दिए थे कि वो लोग ये काम नहीं करेंगे। वो लोग अपने दांत से काट के वो कार्टेज बंदूक में नहीं भरेंगे। और ये इसी के कारण सबसे पहले सिपाही ही लोग इस विद्रोह को चालू किए थे, और मंगल पांडे इस विद्रोह का नेतृत्व दिए थे। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे सिपाही स्टेशन एट बैरकपुर called upon his fellow सिपाही to revolt against the use of new cartridge। वो अपने जो और साथी थे उन लोगों को इस विद्रोह में शामिल होने के लिए, मंगल पांडे अपने साथियों के साथ इस विद्रोह शुरू किए थे, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया था और 8 अप्रैल को उनको फांसी में लटका दिया गया था। उसके बाद उनके फांसी के 1 महीने बाद कुछ मेरठ के कुछ जो सिपाही थे, सेना थे, वो लोग ये न्यू राइफल को इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, और इसलिए उन लोगों को 10 साल के सज़ा हो गया था। उसके बाद ये जो विद्रोह सिपाही के अंदर से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे समाज के हर वर्ग में फैल जाता है और हर जगह में, देश के हर क्षेत्र में फैलता है। मेन जो सेंटर था इस विद्रोह का, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ये सब मेन सेंटर था इस विद्रोह का। द सोल्जर एंड द सिविलियन एक्सप्रेस वंडरफुल सेंस ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम लोग एकता का परिचय दिए थे, सब लोग मिलकर इस विद्रोह में शामिल हुए थे। द रिबल्स ऑर्गेनाइज द मुगल रूलर as their emperor। A senior British officer acknowledged that they failed to pay off the Muslim against the Hindus। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व दिए थे वो मुगल एम्पायर बहादुर शाह थे, वो इस विद्रोह का नेतृत्व दिए थे। और एक ब्रिटिश ऑफिसर का कहना ये था कि हिंदू मुस्लिम को वो लोग इस विद्रोह को एक साथ लड़ने में वो लोग रोक नहीं पाए, वो लोग उन लोगों की यूनिटी को रोक नहीं पाए। सबसे पहले दिल्ली में जो मेन सेंटर था वो उसके बारे में जानते हैं। द मुगल एम्पायर बहादुर शाह was too old to lead the rebellion heroically and vigorously। He has been called the weakest link in the chain of the leadership of the revolt। जनरल वक्त खान was the real leader of the मुगल आर्मी। बहादुर शाह जाफर बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे और वो बहुत जोश के साथ इसमें नेतृत्व नहीं दे पा रहे थे। इस विद्रोह का मेन जो नेतृत्व दिए थे वो मुगल आर्मी के जो जनरल थे वक्त खान वो थे। He led the revolt of the Bareilly and brought the troops to Delhi। The British recaptured Delhi September 1857। वो क्या किए थे, इस विद्रोह का नेतृत्व दिए थे बरेली से, और वो ट्रूप्स को, जो ब्रिटिश ट्रूप थे, उन लोगों को लेकर आए थे दिल्ली और ब्रिटिशों को हरा दिए थे। लेकिन ब्रिटिश 1857 के सितंबर को दिल्ली को फिर अपने कब्जे में कर लिए थे। बहादुर शाह वॉज कैप्चर। बहादुर शाह को
पकड़ लिए थे। हिज 2 sons शूट डेड, उन लोग के 2 बच्चे थे, उनको मार डाला गया था गोली करके। द एम्पायर वॉज लेटर एक्साइल टू रेंगून, बाद में बहादुर शाह को रेंगून बर्मा में उनको निर्वासित कर दिया गया था। बख्त खान वेंट टू लखनऊ एंड कैरिड ऑन द फाइट फ्रॉम देयर। बख्त खान लखनऊ चले गए थे और वो वहाँ से लड़ाई कर रहे थे। दिल्ली वॉज लूटेड एंड प्लूंडर, दिल्ली को लूट लिया गया था और ए रीजन ऑफ द टेरर स्प्रेड दिल्ली, और दिल्ली में बहुत ज़्यादा शोषण किया गया था, बहुत ज़्यादा निर्यातन किया गया था, एक डर का माहौल बना दिया गया था और चारों तरफ से एक डर का माहौल बन गया था दिल्ली में। इतना ज़्यादा शोषण और इतना ज़्यादा निर्यातन किए थे ब्रिटिश लोग दिल्ली के ऊपर, दिल्ली वासियों के ऊपर।